मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक नए डिस्कशन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आपके लाइक के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो इतना पसंद किया बहुत सारे वीडियोज़ को और जो लाइक दिया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह के लाइक की आशा है, इसी तरह के रिस्पांस की आशा है मुझे। और तरह तरह के वीडियोज़ जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है या एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन से रिलेटेड है, ये बनाया जाता रहा है इस चैनल पे और आगे भी बनाया जाता रहेगा। आज मैं एक बड़ा ही बेसिक प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हूँ, जो ख़ासकर बच्चों में होता है। एक बड़ा ही डर होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो मैं यहाँ बात करूँगा 12th क्लास के बोर्ड की, चाहे वो स्टेट बोर्ड की तैयारी हो या CBSE बोर्ड की तैयारी हो। वहाँ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उनको बनाएं कैसे। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए हम उन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें कि हमें मार्क्स मिलेंगे। अगर हमारा लास्ट में वो गलती भी हो गई, उसमें वो आंसर नहीं भी आया है, तभी हम मार्क्स कैसे पा सकते हैं, इसी के बारे में आज चर्चा करनी है इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक देना न भूलेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, जैक का बोर्ड एग्ज़ाम हो या बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो या CBSE का एग्ज़ाम हो, वहाँ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें फ़र्क होता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप सॉल्व नहीं करते हैं स्टेप बाइज। आपके पास ट्रिक होता है और आप तुरंत उसका आंसर निकाल देते हैं और उस आंसर को बस एक बार टिक मारना होता है। 4 ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमें टिक मारना है, तो वहाँ हमारा ट्रिक काम करता है। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, या तो 3 नंबर के होते हैं, कभी कभी 5 नंबर के भी होते हैं, तो उनको अगर आप ट्रिक के बेसिस पर बना देंगे तो मार्क्स मिलने की संभावना कम हो जाती है, उसमें मार्क्स कम मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 5 नंबर का कोई सवाल है, ट्रिक से हमने आंसर निकाल दिया एक ही बार में, तो वो बहुत ही एप्रोप्रिएट नहीं हुआ। आपको 5 नंबर के लायक का आंसर वो हुआ नहीं। तो हमें करना क्या है कि उसको 5 नंबर का आंसर बनाना है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में होता क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन का, जाहिर सी बात है सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन पढ़ने का तरीका निश्चित रूप से अलग है। जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो वहाँ स्टेप वाइज मार्किंग होती है और 5 नंबर का सवाल है तो निश्चित रूप से उसमें हर एक स्टेप को फॉलो किया जाना चाहिए। वहाँ स्टेप को फॉलो किया जाना चाहिए कि जैसे हम अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहाँ गिवन क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद टू कैलकुलेट क्या दिया, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला को उस सारे वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और तब लास्ट में आंसर निकालेंगे। सपोज कीजिए कि हमारा आंसर गलत भी आ जाता है, तब भी वहाँ स्टेप मार्किंग होती है और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बेसिस पे, जैसे आपने कंपटीशन में ट्रिक के बेसिस पर कैलकुलेशन सीखा है, तो अगर वो ट्रिक का इस्तेमाल आप करते हैं, तुरंत निकाल देते हैं, तो वहाँ तो स्टेप है ही नहीं। अगर आंसर गलत हुआ तो गलत हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपने सीधा आंसर लिख दिया, वो 5 नंबर के सवाल में कितना नंबर दिया जाएगा आप खुद से सोच सकते हैं। तो एक बात होती है, कभी कभी आपने सुना होगा, देखा भी होगा अपने पड़ोस में कि बच्चे जो है वो IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी कभी मेंस क्वालिफाई करेंगे, कभी कभी एडवांस में भी अच्छा रैंक ले आए, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनको बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखने का जो मेथडोलॉजी है वो पता नहीं है। उन्होंने बस शॉर्टकट में लिख दिया और एक पेज में पूरा का पूरा आंसर ही लिख दिया, तो निश्चित रूप से उनको मार्क्स कम मिलेंगे। और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि क्वेश्चन नंबर MCQ है तो उसमें तो टिक लगाना ठीक है। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसमें वर्ड का एक लिमिट दिया हुआ है, इतना वर्ड उसमें आंसर लिखना है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। चाहे किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप यूँ समझ लीजिए कि 15% के आसपास न्यूमेरिकल क्वेश्चन को दिया जाता है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग एकदम नॉट एग्जैक्टली लेकिन वो 15 से 20% के आसपास न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है।
जैसे अगर 70 मार्क्स का थ्योरी है तो उस 70 मार्क्स में 10 से 15 नंबर का न्यूमेरिकल होने की संभावना है। मैक्सिमम जनरली होता है 8 से 10 नंबर का, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 15% क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन से रहता है। 12th क्लास के लिए क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होना है उसके लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर जिससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो है सॉल्यूशन। तीसरा चैप्टर जिससे पूछा जा सकता है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और चौथा चैप्टर जिससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो है केमिकल काइनेटिक्स। बस यही 4 चैप्टर्स हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही 4 चैप्टर्स जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे ये समझना है। तो सीबीएसई बोर्ड में तो ये सॉलिड स्टेट है नहीं, हटा दिया गया, 12th क्लास में नहीं है, तो इसलिए वहाँ बात नहीं करनी है सॉलिड स्टेट की। वहाँ बात करनी है सीबीएसई बोर्ड में सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। मैं बात करूँगा इस पर। लेकिन अगर आप बात करते हैं जैक बोर्ड की, तो जैक बोर्ड में आप सभी को पता है कि सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। और सिलेबस जब रिड्यूस किया गया है तो बहुत सारे पोर्शंस को हटा दिए गए, और जिन पोर्शंस को हटा दिए गए हैं उनसे तो सवाल पूछने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इसलिए वहाँ तो और भी आसान हो गया उसकी तैयारी करना। तो हम अब करना क्या है हमें कि उन सारे टॉपिक्स के बारे में जान लेना कि जिससे कि सवाल पूछा जाता है। सपोज कीजिए हम चैप्टर वाइज ही चर्चा कर लेते हैं। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए 1-2 फार्मूला ही केवल है जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं पहले उन सारी बातों की चर्चा कर लेता हूं और तब बाद में बताऊंगा कि जैक बोर्ड में क्या हटा दिया गया और क्या जोड़ दिया गया, क्या पूछे जाने की संभावना है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट में, वो हो सकता है एक फार्मूला है, बस एक फार्मूला है जिस पर आधारित होता है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। D = ZM/A³ × NA, जिसमें D जो है वो डेंसिटी है सॉलिड की, Z जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल है, M उस सॉलिड का मोलर मास है, A उस यूनिट सेल का डायमेंशन है मतलब एज लेंथ है, और NA एवोगाड्रो नंबर है। इस पर आधारित होता है क्वेश्चन। यहाँ एक बात देखना होता है कि जो डेंसिटी दिया हुआ रहता है वो दिया रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर ऐसा दिया हुआ है, और A जो है वो जनरली दिया रहता है पिकोमीटर में। तो अगर आप इसको बिना कन्वर्ट किए हुए उसको सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, कोई और नंबर भी नहीं मिलेगा। जब हम स्टेप मार्किंग भी करते हैं तो वहाँ सबसे पहले यही देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने उस यूनिट को कन्वर्ट किया है कि नहीं सेम यूनिट में। ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, और इसको जब ध्यान देंगे तो आपने समझ लिया है कि अगर हम इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको पहले कन्वर्ट कर लें और तब जाके उसको सॉल्व करें। यहाँ एक सावधानी ये बरतनी होगी इस फार्मूला में। और दूसरा कुछ और भी फार्मूला हैं, जैसे कहता है कि फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही केवल पढ़ना है हमें। सिंपल क्यूब के लिए R का जो वैल्यू होता है वो A/2 होता है। R हो गया रेडियस ऑफ एटम निकालने के लिए
R = A/2 का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हमको यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ए जिस यूनिट में दिया रहेगा, जनरली नैनोमीटर, पिकोमीटर में ही दिया रहता है, तो पिकोमीटर में आएगा R का वैल्यू, उससे कोई बात नहीं, यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप ऐसे ये सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। कभी कभी डेंसिटी जो दिया रहता है वो kg/m³ में, तो अगर यह kg में दिया है तो यहाँ मोलर मास भी हमें kg में ही लेना पड़ेगा, और तब A भी मीटर में लेना पड़ेगा। ये ध्यान देना है हमें, इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि जब कभी हम सॉल्व करने चलते हैं तो यूनिट्स जो है वो सेम हो, ताकि यूनिट कटेंगे। अगर यूनिट नहीं कटे तब तो फिर बात बिगड़ जाएगी, आंसर ही सही नहीं आएगा और सोल्यूशन गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। फिर वैसे ही अगर हम BCC की बात करें, फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, R = होता है √3/4A। और FCC के लिए, फॉर FCC R = होता है A/2√2। तो इन सारे रिलेशनशिप से हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए यही लिमिटेड फार्मूला ही है, इसके आगे बाकी कुछ है ही नहीं, कोई फार्मूला होता ही नहीं है। एक इसमें आता है डोपिंग के केस में। डोपिंग के लिए सॉलिड स्टेट में ही, इन केस ऑफ डोपिंग, तो डोपिंग में बात होती है कि अगर कोई यूनिवैलेंट आयन है, और उसमें हमने डाला है बाईवैलेंट आयन हमने उसमें मिला दिया, तब यहाँ सवाल एक तरह से पूछा जाता है कि कितने वॉइड्स बनेंगे, कितने वैकेंसीज एराइज होंगे। तो उसको समझने के लिए ज़रा थ्योरी में जाइए कि अगर यूनिवैलेंट कोई आयन है तो उस पर एक चार्ज है, और बाईवैलेंट आयन है उस पर 2 चार्ज है। तो अगर एक बाईवैलेंट सॉलिड में जाएगा तो वह 2 यूनिवैलेंट को हटाएगा और एक का जगह ले लेगा, मतलब एक जगह खाली रह गई। तो उस केस में हमें करना क्या है कि जितनी वैकेंसीज बनेगी वो वैकेंसीज किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ बाईवैलेंट आयंस की। तो बाईवैलेंट आयन जितना दिया हुआ उसमें कितने बाईवैलेंट आयंस हैं ये हम निकाल लेंगे और उतना ही वैकेंसी बनेगा। अगर ट्राईवैलेंट आयन है तो एक ट्राईवैलेंट आयन 3 यूनिवैलेंट को हटाएगा और एक का जगह लेगा, मतलब 2 वैकेंट स्पेस बचेगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बात रही जैक बोर्ड के लिए, तो जैक बोर्ड में ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। हटाए गए हैं तो केवल ये इम्परफेक्शन, डोपिंग हटाए गए हैं, ये नहीं पढ़ना है तो इससे सवाल नहीं पूछेगा। तो आपको जैक बोर्ड वाले को एक बात का ख्याल रखना है कि हमें करना क्या है, इन सारे फार्मूलाई का इस्तेमाल करना है। और ख़ास करके कभी कभी ये रेडियस ऑफ एटम भी निकालना पूछता है, एटम का रेडियस निकालना पूछता है। तो रेडियस निकालने के लिए R = या तो A/2 होगा, नहीं तो A/2√2 होगा, नहीं तो √3/4A होगा। डिफरेंट यूनिट सेल के लिए यही तो हो सकता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A। और आप इस फॉर्मूला में देख रहे हैं कि आपको A³ पता है, तो A³ पता है तो जो भी वैल्यू हमको A³ का मिलेगा उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, और क्यूब रूट निकालने के लिए आपको लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। और याद रखिए, टू कैलकुलेट क्यूब रूट वी नीड लॉग टेबल। हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन पेपर में या तो लॉग का वैल्यू दिया रहेगा और नहीं तो आपको लॉग टेबल का डिमांड करना पड़ेगा। वहाँ इन्विजिलेटर्स जो है वो लॉग टेबल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात हो गई किसकी, सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से होते। देखिए कितना आसान है, बस 2 फॉर्मूला याद रखना है और उसमें न्यूमेरिकल बन जाएगा। दूसरा चैप्टर मैंने कहा सॉल्यूशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, मैं टॉपिक्स की बात कर लूँ कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछे जा सकते हैं। वो मोलैरिटी से पूछे जा सकते हैं,
मोलैलिटी से पूछे जा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से पूछे जा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से पूछे जा सकते हैं, या परसेंटेज से पूछे जा सकते हैं। एक टॉपिक ये है। तो परसेंटेज का मतलब आप समझते हैं कि 100 में होता है। परसेंटेज जो होता है पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट, पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट इंटू 100 बाई टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये कहलाता है परसेंटेज। जैसे मास परसेंटेज हो सकता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है। आपको सवाल जो पूछा जाएगा वो जनरली होता क्या है कि सॉल्यूशन का दिया रहता है कि सॉल्यूशन जो है वो 68% वेट बाय वेट है, तो उसका मोलैलिटी निकालिए। तो आपको ये समझना होगा कि 68% का मतलब क्या होता है। तो 68% का मतलब आपको केवल समझ लेना है कि अगर 68% वेट बाय वेट लिख रहा है, अगर कहता है कि 68% वेट बाय वेट है, इसका यह मतलब समझेंगे हम कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 68 ग्राम ये सॉल्यूट है और बाकी 32 ग्राम सॉल्वेंट है। ये हमें समझना होगा, और जब हम ये समझ जाएंगे तो आसानी से मोलैलिटी निकाल सकेंगे। और अगर हमें डेंसिटी पता चल जाएगा तो हम उस डाटा से मोलैलिटी भी निकाल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। मोलैलिटी के लिए सबके लिए फॉर्मूला आपको पता है कि मोलैलिटी बराबर होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू V जो होगा वो मिलीलीटर में होगा, इसलिए 1000 से गुना किया, जिसमें W2 का मीनिंग मैं समझा दूँ। 2 का इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूट के लिए। दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इंटायर सॉल्यूशन। ये मोलैलिटी है। वैसे ही मोलैलिटी की बात कर सकते हैं हम। मोलैलिटी में बात करते हैं तो क्या लिखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला? मोलैलिटी इज इक्वल टू लिखते हैं W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1 इन ग्राम, जिसमें W2 हो गया सॉल्यूट का गिवन मास, M2 हो गया सॉल्यूट का मोलर मास, W1 हो गया सॉल्वेंट का गिवन मास ग्राम में। तो ऐसे हम लोग मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो एक जो टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना बनती है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा जो टॉपिक बनता है जिससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये टॉपिक है जिसके लिए आपको याद होगा कि P0 माइनस P बाई P, P0 माइनस P बाई P इज इक्वल टू X सॉल्यूट। और इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें P0 जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और P जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और X सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। और इसमें इसका इस्तेमाल करके जैसे सवाल पूछा जाएगा कि 2 ग्राम सॉल्यूट जो है वो किसी 1 लीटर या 1 kg सॉल्वेंट में मिलाया गया तो वेपर प्रेशर इतना घट गया, तो बताइए उस सॉल्यूट का मोलर मास कितना है। तो यहाँ से मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला है। डेल्टा TB जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है,
के भी कांस्टेंट है और के भी जो है कांस्टेंट है और एम जो है वो मोलैलिटी है। तो यहाँ भी आपसे पूछ देगा कि अगर 5 ग्राम शुगर जो है वो 1 केजी पानी में डाला गया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 3 डिग्री बढ़ गया, तो बताइए उस शुगर का मोलर मास कितना होगा। तो निकाल सकते हैं, शुगर कहने का मतलब कोई अननोन सॉल्यूट होगा तो उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ भी डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है के एफ इंटू स्मॉल एम, जिसमें फिर के एफ जो है कांस्टेंट है, स्मॉल एम मोलैलिटी है, ये चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जितना फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग मोलर मास निकालते हैं। और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में कहता है कि पाई इज इक्वल टू एम आर टी, जिसमें पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये एम है मोलैरिटी, आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम मोलर मास निकाल सकते हैं। एक आता है जो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजियस भी होता है, वो है वांट्सऑफ फैक्टर पर आधारित, वांट्सऑफ फैक्टर, वांट्सऑफ फैक्टर पर आधारित कि सारे के सारे एक्सप्रेशंस को आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आप वांट्सऑफ फैक्टर के बारे में एक बार समझ लें। ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बाकी कुछ है ही नहीं, इतने ही 4-5 फार्मूला ही हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसी पर कंसंट्रेट हो जाना है। अब ये सीबीएसई बोर्ड की बात हुई। जब हम आएंगे जैक बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, जैक बोर्ड में खास करके बात करें तो जैक बोर्ड में जो सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को हटा दिया, ये वांट्सऑफ फैक्टर को हटा दिया। तो अब जो सवाल पूछे जाने इसी से पूछे जाने हैं, और ख़ास करके आप ज़्यादा चांस है कि सवाल जो पूछे जाएंगे वो मोलैलिटी से पूछे जाएंगे और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान सवाल पूछा जाता है। अगर इन सारे सवालों को बनाना है बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, मैं एकदम आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज बना लिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन बना लिया है, तो एकदम गारंटी से कहता हूँ कि कोई सवाल नहीं छूटेगा। उस न्यूमेरिकल्स भी वहीं से पूछे जाते हैं। जितने भी साल का आप क्वेश्चन पेपर पलट के देख लीजिए, उठा कर देख लीजिए, वहाँ क्वेश्चंस केवल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ही रहते हैं, बाहर से क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो ये आपको बताया कि सॉल्यूशन से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सॉल्यूशंस में भी ये 2-4 टॉपिक हैं जिससे सवाल पूछे जाने की संभावना है। अब बात करते हैं तीसरा चैप्टर जो है जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और वो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है रेट से रिलेटेड, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं -d कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई dt। ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, या प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। इससे इसमें यहाँ प्लस का साइन देते हैं, यहाँ माइनस का साइन देते हैं। ये बात है, ये आप समझते भी हैं। यहाँ एक बात होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन से ही हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, ये कोरिलेट करना होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान में ये रखना है
कि जब हम रेट निकालते हैं तो कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, और जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना होता है तो किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम वो काम करते हैं। तो ये एक रेट की बात करते हैं, रेट निकालना सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। और एक होता है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, इस पर आधारित सवाल पूछा जाता है कि T हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई K। और इसमें बड़ा आसान होता है, सवाल पूछा जाता है कि T 75% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो हाफ लाइफ पीरियड का दुगुना होगा, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और बड़ा आसान कैलकुलेशन होता है, ये आप समझते होंगे, आप बनाना भी जानते होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इन सारे टॉपिक्स पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इनसे न्यूमेरिकल ये 4-5 फार्मूला केवल देख लेने से आपको 15 से 20% जो क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना पड़ता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कोई नंबर कटने की संभावना नहीं है, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा और कम समय में वो बन जाएगा, एक्यूरेट होगा वो। तो ये हाफ लाइफ पीरियड से पूछता है। और एक क्वेश्चन है, एक जो फार्मूला है जो सवाल पूछे जाते हैं वो है आर्हेनियस इक्वेशन से, आर्हेनियस इक्वेशन से पूछे जाते हैं। और वो आर्हेनियस इक्वेशन में एक है log K बराबर log A माइनस EA बाई 2.303 R T। ये एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है, फार्मूला समझिए, जिस पर एक आधारित होता है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और एक फार्मूला इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग लिखते हैं कि log K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। बस यही कुछ फार्मूला ही है जिसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी है, K2 जो है वो रेट कांस्टेंट है किसी खास टेम्परेचर पे, K1 किसी दूसरे खास टेम्परेचर पे, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर। जैसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर हम रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 10 डिग्री से 20 डिग्री कर देते हैं, तो रिएक्शन का जो रेट है वो कितना गुना बढ़ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट ही उसका मेजरमेंट होता है, रेट कांस्टेंट कितना गुना बढ़ेगा ये निकाल लेना है। तो K2 हमको नहीं पता है 10 डिग्री बढ़ाने से, K1 तो हमको पता है रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, या K2 कुछ भी नहीं दिया रहेगा तब भी कितना गुना बढ़ेगा ये निकाल सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का डाटा दिया रहेगा, R दिया मालूम ही है, टेम्परेचर तो T1 T2 10 और 20 मालूम है, निकाल देंगे। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कितना गुना रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ये हमें पता चल जाएगा। और उसी पर आधारित होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये केमिकल काइनेटिक्स की बात किया मैंने कि केमिकल काइनेटिक्स से इतने सारे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब एक और रह गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैक बोर्ड के सिलेबस में जो चेंज आया है, ये तो मैंने बताया CBSE बोर्ड सारे बोर्ड्स के लिए, लेकिन जैक बोर्ड ने जो सिलेबस रिड्यूस करा है उसमें आर्हेनियस के कंसेप्ट को हटा दिया। तो अगर आपसे सवाल पूछे जाने हैं तो केवल इस टॉपिक से और इस टॉपिक से, और ज़्यादा संभावना है इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, ये समझ लेना है। और इसको समझने के लिए अगर आपको इसको समझने में परेशानी होती है तो इसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाकर देख लें। और सारे के सारे टॉपिक वाइज वो लेक्चर वाइज सब डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख लें कि ये टॉपिक्स क्या हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ केवल आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकता है वो आधारित है
डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, इस पर आधारित, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन पे आधारित। अगर ये निगेटिव डेल्टा जी आ जाता है तो फिजिबल होगा, इस पर आधारित एक सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है नर्स्ट इक्वेशन पे, नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें कहता है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन इन एनोड बाई कंसंट्रेशन इन कैथोड। इन सारे इस फार्मूला में ई सेल जो है वो किसी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रो सेल पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलता है, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए आपको फिर से वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे, आप जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो देखिए और वहाँ से सब कुछ आप समझ सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है। और दूसरा जो न्यूमेरिकल पूछने की संभावना होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, जिसमें फैराडेज का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिसमें ये कहते हैं कि मास जो डिपॉजिटेड होता है वो ZIT, ये पूछ देगा कि 5 एम्पियर का करंट है, 2 घंटे के लिए पास कराया गया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो उसके लिए आप सोच लीजिए कि आपको इस तरह का सवाल बनाना है और वो आप फिर से लेक्चर में जाइए और देख लीजिए। एक सवाल होता है कंडक्टिविटी से रिलेटेड, कंडक्टिविटी से रिलेटेड भी सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आपको कंडक्टिविटी में मोलर कंडक्टिविटी, खास करके कोलरास लॉ, मोलर कंडक्टिविटी और कोलरास लॉ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एंड कोलरास लॉ, इससे सवाल पूछे जाते हैं और आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, ये भारी टॉपिक्स नहीं होते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जैक बोर्ड ने कुछ सिलेबस जो रिड्यूस किया है उसमें से नर्स्ट इक्वेशन को हटा दिया, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है वो इस टॉपिक से और इस टॉपिक से, इन्हीं दोनों टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और इसके बारे में बड़े ही डिटेल में हमने चर्चा किया हुआ है ऑलरेडी। इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगे और एक टॉपिक वाइज वो डाला हुआ है, बड़ा ही डेप्थ में डाला हुआ है, बड़ा ही एक्सटेंसिव लेक्चर्स हैं। 1-1 घंटे का 50 मिनट 55 मिनट का लेक्चर्स हैं। आप उसको अगर पेशेंस के साथ अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से वो सारा का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सलाह है वो ये है कि बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए आपको NCERT का जो एक्सरसाइज है उसको एकदम एक क्वेश्चंस को बना जाना है। वहीं से सवाल पूछा जाता है। आप अगर 10 साल का सवाल उठाकर देख ले क्वेश्चन, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो NCERT के ही रहते हैं। NCERT की या तो टेक्स्ट से रहेगा, नहीं तो एग्जाम्पल का रहेगा, नहीं तो एक्सरसाइज का रहेगा। बाकी बाहर से सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं, एकदम वही सवाल कट पेस्ट किया हुआ रहता है। तो आपको तैयारी करनी है, उसके लिए NCERT बनाइए और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको बनाएंगे कैसे, ये मैंने समझा दिया आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में जो बनाने की बात होती है उसमें और बोर्ड के लेवल में बनाने की बात होती है उसमें फ़र्क होता है। और आपको स्टेप वाइज बनाना है बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए, और तब आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स में अगर डाउट होता है तो आप इसी चैनल पर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ मैंने 12th का प्लेलिस्ट अलग बनाया हुआ है, 11th का प्लेलिस्ट अलग बनाया हुआ, अदर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप उस 12th के प्लेलिस्ट को खोलें और सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स वहाँ हैं, टॉपिक वाइज है, लेक्चर वाइज है, 1 2 3 4 करके डाला हुआ, आप वहाँ देख लें।
और अपना डाउट क्लियर करें और परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। तो मैं आपके अच्छी मार्क्स की कामना करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी कुछ नए ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।